और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वोट की अपील करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि जो हक SC ST का है वो मुस्लिम कोटा वापस करके SC ST को उनका हक दिया जाएगा। इसकी ये तुष्टिकरण की राजनीति, ये देश के सामने इनकी पोल खुली है। आपकी संपत्ति भी, आपका कोटा भी, ये सब एक विशेष समुदाय को देना चाहते हैं, और वो भी केवल वोट बैंक की राजनीति के तुष्टिकरण के लिए। मैं इतना ही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज देश को आगे बढ़ा रही है और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश और आगे बढ़े, ऐसा हम सबको प्रयास करना है। भीषण गर्मी भी वोटर्स को मतदान करने से ना रोक पाए, ऐसा जोश सभी मतदाताओं में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है। मेरा आग्रह विशेष तौर पर युवाओं से है, बड़ी संख्या में जाएं, वोट करें, हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे। और यही अपील भारत 24 भी आपसे करता है, अपने घरों से बाहर निकले, वोट का जरूर कीजिए। तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार बने। सौरभ दुबे जी, अगर अभी तक की चर्चा का लोबलुआ आप निकालें तो एक बात नजर आती है कि बीजेपी कह रही है कि वो आपकी संपत्ति हड़प लेंगे, कांग्रेस कह रही है कि ये संविधान को बदल देंगे। अब ये लड़ाई हो गई है। देखिए, ये जो कट कमीशन और करप्शन का एक पूरा गिरोह बना हुआ है, ये गठबंधन है इनका जो है ना, वो ये कुनबा है, करप्शन का एक कुनबा है। अभी जो TMC वाले प्रवक्ता बात कर रहे थे, वो इधर उधर की बात कर रहे थे। अरे भैया, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी तो पश्चिम बंगाल से पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आपके गठबंधन के लोग दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं, और आप बात करते हैं संविधान जब 10 साल में नहीं बदला, प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत से थे और 2019 में भी प्रचंड बहुमत से रहे, तब संविधान नहीं बदला, तब जो है, तब अब कहां से बदल जाएगा जब प्रधानमंत्री आएंगे। लोकतंत्र और संविधान पिछले 10 वर्षों में मजबूत हुआ है और आगे आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। और कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो आप लोगों ने काम किया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुस्लिमों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। आप लोगों ने तुष्टीकरण के लिए काम किया था, देश के संसाधनों को तो पहले ही आपने अल्पसंख्यकों के हवाले कर दिया। ये प्रधानमंत्री अदानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं महाराज, इसके पहले ही अब है कहां कर दिया। दुनिया में है जो महिलाओं पर अत्याचार, प्रधानमंत्री ने खुद बोला है, कल तक चक्की आज हमारी डेप्यूटी मिनिस्टर हुई, उस अपराधी को केंद्रीय एजेंसियां पकड़ने आती है, CBI ED के ऊपर हमला करते हैं, वहां पर आपको लोकतंत्र की हत्या। अरे आपकी ED CBI वहां नहीं पहुंचती है, आपकी ED CBI आपके के लिए काम करती है। शोषित पीड़ित वंचित महिलाएं, उनको आप उनके प्रति अपराध बढ़ रहा है, वहां पर वंचित महिलाएं संरक्षण देते हैं। अरे वो बेटी का क्या हुआ, तो PSU में रेप किया था आपके कार्यकर्ताओं ने, उस बेटी का क्या हुआ जिसके शव को पेट्रोल से जला दिया था। लेकिन एक सेकंड, आप बेटी बचाओ की बात करेंगे महाराज। एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड, शर्म नहीं आती है? अच्छा एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा पॉलिटिकल मानव जायसवाल जी, एक सवाल, लेकिन एक को बताइए, संदेश खाली में जो हुआ उसको गलत आप मानते हैं कि नहीं मानते? मानव जायसवाल जी, जो संदेश खाली में हुआ उसे आप गलत मानते हैं कि नहीं मानते? संदेश खाली में जो हुआ वो गलत नहीं, बहुत ही गलत है। हाँ। लेकिन क्या गलत है? CBI ने अभी एक केस किया है मोलेस्टेशन के ऊपर, एक केस रजिस्टर हुआ है ऑन मोलेस्टेशन, एक केस। आप मणिपुर में आपकी तो बंगाल की पुलिस भी तो उस पर एक्शन ले सकती है ना, क्या सिर्फ उस पर ED CBI को ही एक्शन लेने की जरूरत है? अगर आप ये मानते हैं कि गलत हुआ तो ये तो पश्चिम बंगाल की पुलिस भी काम कर सकती थी। ED CBI की एंट्री ही क्यों हुई वहां पर? पश्चिम बंगाल की पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेटर करना, हालांकि आज का विषय नहीं है, लेकिन ये एक जेन्युइन सवाल है। क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर वहां कुछ गलत हो रहा तो उस पर आप एक्शन लें? अब सुनने की क्षमता रखिए, जितने देर आपने बोला है उतना समय मुझे भी दीजिए। पहली बात, ED और CBI ये आज के रेट में बीजेपी के दो हाथ बन गए हैं, कानून के नहीं बीजेपी के। वो ED CBI पहुंच जाएगी, CBI निकलती है, CBI बोलती है कि 5000 लोगों में हमको लगा है कि इनकी जो नौकरी है गलत तरीके से पाई गई है, लेकिन हाईकोर्ट 26 लोगों को निकाल देती है। और मोदी जी भोंपू बजा रहे हैं, प्रधानमंत्री भोंपू बजा रहे हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। और दिल्ली में हमारी बेटियां बैठी थी मेडलिस्ट, उनके साथ आपके ही नेता ने उनके साथ दुराचार किया, और आपने क्या किया?
तो मंत्री को हटा दिया क्या? पुलिस उससे आज तक पूछताछ तक नहीं कर पाई ढंग से। बंगाल सेफेस्ट है महिलाओं के लिए, सेफेस्ट जगह है, ये आपका आकलन बताता है। चलिए केंद्र ठीक है सरकार का। सौरभ जी, मानव जी, इसी बीच एक बड़ी नहीं, खबर तो मिल सौरभ रही जी है। जैसे- मानव जी, आई गेट बैक टू, मैं आ रही हूँ आपके पास। और देखिए, चुनावी सरगर्मी जो है इस समय तेज है। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 13 राज्य, 88 लोकसभा सीटें। सर्वेश जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर्वेश जी, तमाम पार्टीज के प्रवक्ता को हमने सुना, चुनावी मुद्दे, दावे और वादे अलग अलग, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 7 चरण के जब मतदान हो जाएंगे और 4 जून को जब फैसला आएगा, तो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये है कि पिछली बार के मुकाबले सीटें ज्यादा लाने का, और यही कवायद बीजेपी की तरफ से की भी जा रही है। क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी दल है, जो गठबंधन बनाकर साथ चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को डैमेज कर सकते हैं? खासतौर पर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रही हूँ, फिर फराज जी मैं आपके पास आऊंगी, और जिस डेटा का आप जिक्र कर रहे थे वो मैं आपसे लेती हूँ। सर्वेश जी, देखिए, सबसे पहले मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से उन सभी मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि निकलिए, धूप की परवाह मत करिए और आज अपने एक सशक्त भारत के लिए, विकसित भारत के लिए वोट जरूर करके आइए। मैं भी यहाँ डिबेट करने से पहले वोट करके आया हूँ। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 में भी ऐसे ही वो लगाए जा रहे थे अनुमान की बीजेपी 30 से 40 सीट पे सिमट जाएगी, लेकिन जब चुनाव हुआ, नतीजे आए, तो हमने देखा कि बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ 64 सीटें लेके आई। और इस बार खास के उत्तर प्रदेश में जो भी जितने सर्वेश जी लौटते हैं आपके पास। मीसा भारती इस वक्त बोल रही है कि क्षेत्र के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता और जनता की मांग थी कि कहीं पे एक क्षेत्र में ही कहीं पे कार्यालय खुले, तो इसलिए आज यहाँ पे हमने पूजा अर्चना भी की है और आज कार्यालय का आज से यहाँ पे शुभारंभ हो गया है। जो भी मिलना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आकर मिल सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, जीत की अग्रिम बधाई है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गई है और जनता ने उन पे अपना एक भरोसा दिखाया है कि जिस तरह से 2 बार इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दिया और वो नाकाम रहे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा हो, अग्निवीर का बात हो, जहाँ पे युवाओं को जो उसमें करने की बात हो, तो बिहार में कोई किसी तरह का कोई फैक्ट्री नहीं लगा है, कोई कारखाना नहीं लगा है, तो ये सब मुद्दे के साथ हम लोग गए। देखिए, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है, इसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है, ये वहाँ पे वो लोग बता सकते हैं। बिहार आ रहे हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आज आते हैं तो बिहार के लिए क्या लेकर के आते हैं, क्या बिहार की जनता को संदेश देना चाहते हैं। क्या वो बिहार में कोई फैक्ट्री लगवाएंगे? आगे 5 साल जो एक मौका मांग रहे हैं, तो इन 5 सालों में बिहार के लिए प्रधानमंत्री 10 सालों में तो कुछ किया नहीं प्रधानमंत्री जी ने, तो देखते हैं आगे वो जो मौका मांग रहे हैं तो 5 साल में वो किस तरह का वादा, नया वादा लेकर के आए हैं। पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। जोरदार हंगामा, बूथ संख्या 176, 177 पर तनाव है। सुरक्षा बलों ने भीड़ को वहां से खदेड़ा है। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में हंगामे की खबर इस वक्त है। पश्चिम बंगाल में आज 3 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी, जिसमें एक दार्जिलिंग है और दार्जिलिंग से यह खबर है। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में हंगामे की जानकारी, बूथ संख्या 176 और 177 पर तनाव की स्थिति है। सुरक्षा बलों ने भीड़ को वहां से खदेड़ा है। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां पर हुआ है हंगामा। और देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आनी शुरू हो चुकी है। भीड़ को वहां से खदेड़ा गया। बूथ संख्या 176 और 177 पर तनाव की स्थिति है और सुरक्षा बलों ने भीड़ को वहां से खदेड़ा। ये देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त हैं। चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हंगामे को देखते हुए भीड़ को वहां से सुरक्षा बलों को खदेड़ना पड़ा। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में हंगामे की यह तस्वीर, जिसके बाद भीड़ को वहां से खदेड़ना पड़ा। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त सुरक्षा बलों ने भीड़ को खदेड़ा है और 176 और 177 बूथ पर यह तस्वीरें, चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र में हंगामे की खबर है। इस वक्त पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में आज वोटिंग लगातार जारी है और इसी वोटिंग के दौरान में हंगामा हुआ। तनाव की स्थिति को देखते हुए वहां पर भीड़ को खदेड़ा गया और देखिए किस तरीके से वहां से भीड़ को खदेड़ा जा रहा है, वो तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर तस्वीरें। बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे पूरा जिले में, तो बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, लगातार मथुरा में आए, और क्या इस बार आप देख रहे हैं जमीन पर जब निकल रहे हैं कितना मार्जिन रहने वाला इस बार का जो
वोटर जिस तरीके से दिख रहा है? काफी बहुत अच्छा परसेंटेज में जीतेंगे हम। ओके, दैट इज निश्चय है, पहले से डबल ट्रबल। लहर चल रही है, लहर। महिलाओं की अगर बात करें, लगातार आपसे मिल रही हैं, वो क्या कह रही हैं, क्या बातचीत आपकी हो रही है? मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ मौजूद थी। वेरी हैप्पी दे आर, एक फोटो तो जरूर लेते हैं, लेकिन उनका अच्छा भी लगता है। तीसरी बार हैट्रिक मैम? जरूर जरूर। तो ये हेमा मालिनी जी थी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो इस बार तीसरी बार जो हैट्रिक लगाएंगी और लगातार जनसंपर्क जो है वो भी कर रही है हेमा मालिनी जी। हालांकि अगर मथुरा की बात करें, लगातार जिस तरीके का तापमान है, इस बीच हेमा मालिनी खुद लोगों से मिल रही हैं, तमाम बूथों पर जा रही हैं। कैमरामैन नितिन के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, मथुरा। हेमा मालिनी से बातचीत करते हुए मेरे सहयोगी को आपने देखा और देखिए एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है बीजेपी ने हेमा मालिनी पर। सर्वेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि हम जिक्र उत्तर प्रदेश का ही कर रहे थे। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि 2019 में ऐसे ही तमाम कयास लगाए जा रहे थे और रिजल्ट आया तो सबने देखा कि बीजेपी 64 सीटें लेके आई। बाद में 2 और सीटों का इजाफा हुआ। समाजवादी पार्टी की आप देखिए कि अखिलेश यादव ने पहले ही बोला था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो खुद कन्नौज से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2 सीटें बचाने की समाजवादी पार्टी की कवायद कि एक डिंपल यादव जी जीते और दूसरा अखिलेश यादव, जिससे कि उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन वहां की जनता को क्या मिलेगा? 2027 में जब फिर से यूपी का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो इस्तीफा देके निकल जाएंगे। यहां पे इस बार यूपी में क्या हुआ है? 2019 के मुकाबले में ज्यादा रोड मिला है। आप बुंदेलखंड चले जाइए, जहां ये समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, कितने सालों तक यूपी में शासन किया, लोग पानी के लिए तरसते थे। वहां हर घर नल के जल से वहां के लोगों को पानी मिल रहा है। ये क्या उन वोटरों को नहीं दिख रहा है? दूसरी बात, आप जितने तमाम हाईवेज गुजर रहे हैं, दूसरी बात जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से और हर बहुत जब यूपी की बात होती है इस बात का जिक्र करता हूं। क्या ये जो कारीगर है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, जो गांव में कहीं छुपे थे, उनकी जो कलाकृति है वो एक मार्केट तक नहीं पहुंच पाती थी, ये जो उपाय बीजेपी ने किया, क्या उन लोगों को लाभ नहीं? सर्वेश पाठक जी, इन बातों का जिक्र कहीं आपने सुना क्या इलेक्शन में? नहीं हो रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रही है। बीजेपी पहले से ही अपने सारे जो भी उनके द्वारा किए गए 10 सालों का कामकाज का 100 दिन का और ये बीजेपी करेगी भी। संजू जी, एक आखिरी रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। संजू जी, देखिए आपने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा चुनावी मुद्दे जो है भटके नहीं है, लेकिन फर्स्ट से सेकंड फेज में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? और ये जो तीसरे बार का चुनाव है जिसमें बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से उतर रही है और जीत की कवायद रखती है, क्या लग रहा है पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मुद्दों में क्या बदलाव आया? बीजेपी धरातल पर कैसी नजर आ रही है? क्विक रिएक्शन। देखिए, हमारे अभी मित्र एक समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे कि पिछला चुनाव 2019 का अगर फर्स्ट फेज की तुलना करेंगे तो फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ था उसका टर्न मतलब जो विनिंग प्रोबेबिलिटी थी वो 49%, जिनका बीजेपी का एवरेज जो था वो 69 था, 20% कम था। सीटें भी 40 थी 102 में से। लेकिन इस बार देखिएगा उसमें सबसे बड़ी सीटें 39 तो सिर्फ तमिलनाडु से आती है, केरला से बाकी सीटें आती हैं। तो देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये 40 की जो टैली है ये बढ़ करके 62 तक पहुंच जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, हम जब चर्चा करते हैं इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में क्या चेंजेस हुए हैं तो भाई ने हमारे बताया, लेकिन 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जो हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी, यूपी का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल जीडीपी है 9.25 है। हिंदुस्तान में नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 1 पे 15% पे है, जो पहले तमिलनाडु हुआ करता। दूसरा, हम दूसरे ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 3 हो चुके हैं। आप डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 44 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है। जब हम बातें करते हैं कि रोजगार की, अभी हमारे मित्र रोजगार की चर्चा कर रहे थे, तो रोजगार हमें तो बार बार बोलता हूं कि पहले अपने प्रदेशों में जाके झांक के देख ले वहां के रोजगार की परसेंटेज, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितना है और बीजेपी शासन मिलाकर आप ये कह रहे हैं, जो तमाम आपने बहुत ही खूबसूरती से अपने सारे मैटर्स को रखा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं इसका फायदा इस चुनाव में बीजेपी को बिल्कुल मिलेगा? बिल्कुल दिख रहा है लोगों को। देखिए, बीजेपी कंटिन्यूअसली काम करते चली आ रही है और काम कर रही है और जो वादे कर रही है उसको डिलीवर कर रही है। और इनके पास देखिए जो भी मुद्दे हैं वो 2022 में भी थे, वही मुद्दे 2019 में भी थे, वही मुद्दों पे फिर लड़ने आ रहे हैं। तो देखिए, मुद्दे आपको पढ़ना पड़ेगा, जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा। जनता से आपका कनेक्ट है नहीं, आप टीवी पे तो बोल सकते हो लेकिन जनता के बीच जा सकते हो? समस्या वहां है कि जनता के बीच ये नहीं है। और इनकी मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। फराज जी, ठीक है, थैंक यू। फराज जी, आप जिस डेटा का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम सुन नहीं पाए आप क्या कह रहे थे, उत्तर प्रदेश की बात करें, क्विकली सर कहिएगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा।
जी, मैं क्विकली बता रहा हूँ। अभी मेरा जो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, हमारे किसी साथी ने बोला कि वो भाग गए, मैं भागा नहीं था। जी जी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ सिटी के पॉशेस्ट एरिया गोमती नगर में लाइट चली गई थी और करीब करीब 45 मिनट लाइट नहीं रही। ये हालत है राजधानी की। दूसरी बात, हमारे संजय राणा जी ने भाई अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे डेवलपमेंट वगैरह की। देखिए, मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ, इसका सोर्स है आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स और ये द प्रिंट में छपा था। और इसके हिसाब से फराज किदवई जी, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, माफी के साथ आपके पास फिर से वापस लौट रहे हैं। इस बीच एक अहम जानकारी पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी। संदेशखाली हिंसा के आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद, विदेशी पिस्टल समेत हथियार बरामद हुए हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी। संदेशखाली हिंसा के आरोपियों पर, उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की कार्रवाई। भारी मात्रा में हथियार बरामद है कि संदेशखाली में जो ईडी के अधिकारियों के ऊपर जो हमला हुआ था उसके बाद लगातार एक्शन मोड में है ईडी। और देखिए, इस बीच हिंसा के आरोपियों के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। सीबीआई ने यह छापेमारी की है और संदेशखाली हिंसा के आरोपियों पर, उनके ठिकानों पर एक्शन के तहत में उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। जानकारी यह है कि भारी मात्रा में वहां से हथियार बरामद हुए हैं और इतना ही नहीं, हथियारों की अगर बात करें तो विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार वहां से बरामद हुए हैं। संदेशखाली में जो ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद विदेशी पिस्टल समेत कई हथियार छापेमारी में संदेशखाली से ही बरामद हो रहे हैं।